1966 में पेप्सू, अभी स्पेस हमारे पास बचा हुआ है तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू कर ले। तो 1966 में, अब मैं पेप्सू की कहानी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक साथ 3-3 4-4 राज्य निपट जाएंगे, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। मैं बाकी बताऊंगा नॉर्थ ईस्ट के और बाकी स्टेट्स भी कैसे बने, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। पहले एक बार मैं इसको देख लूँ, मैं पेप्सू को। पेप्सू का क्या था कि बेसिकली इसके अंदर जो है आपका एक तरफ जो है पंजाबी बोलने वाले लोग थे, एक तरफ जो है ठेठ हिंदी बोलने वाले लोग थे, और एक तरफ जो है हिमाचली लोग थे जिनका कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, सब कुछ अलग, और सबके बीच में था एक चंडीगढ़। पहले बेसिकली क्या था कि पंजाब जो था वो, पंजाब का एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया और दूसरा हिस्सा हमारे पास आ गया, मतलब कि दूसरा हिस्सा जो है वो इंडिया के पास आ गया पंजाब का। इस पूरे कंप्लीट पाकिस्तान जो पंजाब है इसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर, और लाहौर बहुत ही कैपिटल, मतलब बहुत ही डेवलप्ड कैपिटल में से माना जाता है लाहौर। दुनिया भर में लाहौर का नाम चलता था, पहले भी चलता था, अभी भी चलता है। लाहौर इज़ अ वेरी डेवलप्ड कैपिटल। इसी के तर्ज पे जो है हमने क्या किया, चंडीगढ़ को जो है डेवलप किया अपने देश के अंदर, कि लाहौर की कमी जो है हमारे वाले पंजाब वाले लोगों को कभी महसूस ना हो। तो इसके तर्ज पे जो है हमने चंडीगढ़ के ऊपर जो है काम करना स्टार्ट किया, और चंडीगढ़ जो है एक डेवलप बनाया हमने अपने इंडिया के अंदर। बस जो लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर थी बॉम्बे को लेकर, वही लड़ाई जो है वो आपकी हरियाणा, हिंदी बोलने वाले लोग की हरियाणा और पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब, इन दोनों की लड़ाई आज भी चल रही है। महाराष्ट्र वाला मसला बॉम्बे का तो हमने सुलझा दिया था उसी टाइम पे ही, लेकिन चंडीगढ़ वाला मसला जो है आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो है सुलझाया नहीं गया है। आज तक इसकी लड़ाई चलती है। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो अभी बने पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी कि भाई कायदे से जो है वो चंडीगढ़ हमारा बनता है, तो सरकार को अब सोचना चाहिए, अब दे देना चाहिए, अब बहुत हो गया। लेकिन भारत सरकार के कान में कोई जू ना रेंग नहीं। इसका कारण है ना चंडीगढ़, मैंने आपको बताया ना, चंडीगढ़ जो है वो नॉर्थ का जो है आपका बॉम्बे माना जाता है। चंडीगढ़ बहुत ही डेवलप्ड कैपिटल सिटी जो आप कहना चाहे वो उसमें आता है। पंजाबी बोलने वालों के लिए हम लोगों ने 1966 के अंदर क्या किया डिसाइड, हमने इसके लिए कमीशन बनाई थी, इसका नाम था शाह कमीशन। और शाह कमीशन की ये रिकमेंडेशन रही कि हम जो है पंजाबी बोलने वालों के लिए हम बनाएंगे पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हम बनाएंगे हरियाणा, किशन जी के नाम पे, किशन जी का नाम है हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश को एक्सेप्ट किया गया एज अ यूनियन टेरिटरी। अभी इसको कैपिटल, अभी स्टेट नहीं बनाया गया था इसको। स्टेट आई थिंक 1987 नहीं, बाद में दे दिया गया, बीच में स्टेटहुड दे दिया गया था मेरे हिसाब से, बट हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड नहीं मिला था स्टार्टिंग में, तो एक बना हिमाचल प्रदेश। चलो कोई नहीं, आप वो मैं बता दूंगा आपको क्या कैसे है। तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर एक सेपरेट बनाया गया, और चंडीगढ़ के लिए जो है ना पंजाब माना और ना हरियाणा माना, दोनों के दोनों। और ख़ासकर जो है इसी के बीच में देखेंगे कि आप पंजाब के चंडीगढ़ को लाने के लिए, या यूँ कह लो कि पंजाबियों की डिमांड को हमेशा उठाने के लिए जो है एक दल का जो निर्माण होता है 1920 के अंदर, दैट इज़ अकाली दल। तो अकाली दल देखेंगे आप पंजाब के अंदर सबसे डोमिनेटेड पार्टीज में से एक है। आज तो खैर उसका वर्चस्व थोड़ा कम हो गया है जब से आम आदमी पार्टी वहाँ पे घुस गई है, वरना आप एक ज़माने में देखेंगे अकाली दल का बड़ा अच्छा रुतबा हुआ करता था पंजाब के अंदर। लेकिन इन लोगों ने वही रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही कर दी, ऐसा इल्ज़ाम है। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने कर दी या नहीं कर दी, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन हाँ ऐसा इल्ज़ाम है कि अकाली दल जो है इन्होंने ये ये पंजाबी को लेकर, और बाकी जो आरएसएस है, आरएसएस पहले हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा से आरएसएस में कन्वर्जन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिंदू महासभा 1915 में बना मेरे हिसाब से, 25 में आपका आरएसएस बना। उससे पहले हिंदू महासभा से पहले मेरे हिसाब से जो है 1909 के अंदर हिंदू महासभा का छोटा वाला भाई, चलो मैं उसका नाम नहीं याद कर रहा हूँ, 1909 में उसकी नींव यहीं रखी गई थी पंजाब के अंदर ही। तो पंजाब हमेशा से जो है वो गढ़ रहा है आपका हिंदू संगठन के, बड़े बड़े संगठनों के जो है जितने भी लीडर्स हैं उनका, तो उनकी डिमांड हमेशा रही है कि भाई हमें चाहिए। आप देखेंगे अभी भी हरियाणा के अंदर जो धर्म संसद होती रहती है, हरिद्वार के अंदर होती रहती है, अभी हाल ही में हुई थी। और जब जब होता है कुछ ना कुछ विवाद होता है, ठीक है, ये एक नया ज्ञान लेके आते हैं, नया शोध लेके आते हैं, नया रिसर्च लेके आते हैं कि हम बताते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा।
कह रहा कैसे बढ़ेगा आगे? कह रहा बहुत सिंपल है, मुस्लिम को देश से बाहर निकालो, पाकिस्तान भेजो इन्हें सरहद के पार। कह रहा अच्छा, पॉपुलेशन कितनी है इनकी? कह रहा जी पॉपुलेशन हम नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, 25 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो रही है काउंटेड, और जो बाकी काउंट ना करे तो 30 करोड़ के पार चले जाए, भेजोगे कैसे? ऐसे छोड़ देते खुला चले जाएंगे। अच्छा भाई इनको सरहद के पार मत भेजो, इनको सरहद पे भेजो और फिर देखो कि ये वाकई में देश के लोग हैं या नहीं है। वंदे मातरम बोलने से सिर्फ देशभक्ति साबित हो जाती है? और देशभक्त अगर इन्होंने वंदे मातरम बोल दिया और उसके बाद कोई कांड कर दिया तो तब तो नहीं बोलोगे ना कि देशभक्त नहीं थे, क्योंकि वंदे मातरम तो बोल दिया था। तो ऐसे खतरनाक खतरनाक सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। एक सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया कि वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बहुत बढ़ गई है, तो एटलस खरीद के लेके आए और एटलस पे पानी डाल के कह रहे हैं कि ठंडा हो जा पृथ्वी, ठंडा हो जा। तो ऐसे जो है साइंटिफिक जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। जो अच्छे लोग हैं ना, जो वाकई में हिंदू रिलीजन के अंदर, या अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो जो बिलीव करते हैं, जो मानते हैं यहाँ की संस्कृति को, जिन पे दुनिया गर्व करती है, उन लोगों का भी नाम बदनाम होता है ऐसे लोगों की वजह से। उन लोगों को भी गालियाँ सुनने को मिलती है। जो सही मायने में जो है देश के अंदर जो है ना, जो हिंदू धर्म के अंदर लोग हैं जो उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, जिनके मन में बसते हैं राम और हनुमान, उन लोगों का भी जो है इसमें अपमान होता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है खुलकर सामने आना चाहिए। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, पॉलिटिक्स। इनको अपने पॉलिटिकल चेहरे चमकाने हैं। इनकी मुस्कान की चमकान के पीछे की जो पहचान है ना, बस यही है कि इनको चाहिए सत्ता, और कोई इनका क्या कहते हैं एम्बिशन नहीं है। 22-25 करोड़ लोगों को भेजोगे, लड़ाई नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और हमारे लोग नहीं मरेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इनके बच्चे कोई नहीं मरते हैं, मरता है कॉमन इंसान और उनके बच्चे। इन लोगों ने ना इधर वालों ने ना इधर वालों ने, हरियाणा वालों, दोनों में से कोई नहीं माना और आज तक नहीं मानते हैं। और चंडीगढ़ जा ही नहीं रहा। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि चंडीगढ़ जाएगा भी नहीं। इकोनॉमिक कैपिटल बन गया अपने आप में नॉर्थ इंडिया का। कायदे से तो पंजाब का ही बनता है ये, क्योंकि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉम्बे दिया गया, आपने महाराष्ट्र को दिया। एरिया के हिसाब से तो इनका भी था, पंजाब में ही तो है लोकेटेड। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ के हिसाब से चलता है पंजाब का। भगवंत मान की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो सत्ता में आए, कि उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ दी गेड़ियाँ थोड़ी कम। जितने भी नेतागण थे सारे के सारे चंडीगढ़ में जाके बैठ जाते थे। उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में निकलना नहीं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलना नहीं, राज्य में क्या हो रहा है निकलना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अपने अपने एरिया में रहेंगे, अपने अपने एरिया में अपना काफिला बनाएंगे, कहीं और नहीं जाना। तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही तुम्हारी पावर है तुम्हारे एरिया के अंदर। बट खैर, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ, आई विल से, द मेकिंग ऑफ स्टेट। यहाँ पे पेप्सू जो है वो टूटा और यहाँ से पंजाब बना, हरियाणा बना और आपका हिमाचल प्रदेश बना। चंडीगढ़ आज भी दोनों की कैपिटल है। आज तक इसके ऊपर फैसला नहीं आया है और आएगा भी नहीं लग रहा है। 1 नवंबर 1966 को जो है फाइनली ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1969 में जो है आपका, आई विल से, मद्रास का नाम बदलकर मेरे हिसाब से जो है तमिलनाडु रख दिया गया, ठीक है ना। मद्रास का नाम बदलकर जो है 1969 में क्या कर दिया गया, मद्रास का नाम बदलकर जो है तमिलनाडु रख दिया गया। दैट इज ऑल, ठीक है। आज जो तमिलनाडु है, पहले क्या था, मद्रास के नाम से जाना जाता था। और उससे भी पहले आप देखेंगे द्रविड़ तो खैर आज भी कहते हैं। उसकी स्थापत्य कला जो है, वहाँ की जो आर्किटेक्चर जो मॉडल है, वो भी आपका जो है देखेंगे आप, क्या मिलेगा आपको, द्रविड़ कहते हैं। आपने राष्ट्रगान सुना होगा, तो राष्ट्रगान में रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। उत्कल कहते थे ओडिशा को, ओडिशा का पुराना नाम उत्कल हुआ करता था। उससे पहले देखेंगे कलिंग, जब अशोक का युद्ध हुआ था 261 BC में, तो कलिंग के नाम से जाना जाता था ये। तो यू विल फाइंड आउट कि मतलब ये तमिलनाडु जो है 1969 में बना। उसका 1972 में
अब इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है और मुझे वो सुनानी है। 10 मिनट है मेरे पास, कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में फिर आना आप लोग, कहानी कंप्लीट करूंगा मैं उस कहानी के अंदर। 1972 में 3 स्टेट बने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1972 के अंदर जो है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शायद मेरे हिसाब से आपके 3 स्टेट बने। एक बना मेघालय, पूरा लिख देता हूँ यार नहीं तो फिर आप लोग फिर बोलोगे कि सर क्या अधूरा अधूरा। मेघालय, एक बना त्रिपुरा, और एक और बना था यार मेरे हिसाब से मिजोरम ही बना था, नहीं मिजोरम नहीं, मणिपुर। ठीक है, ये 3 स्टेट बने थे आपके, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ये 3 स्टेट बनाने के पीछे का रीज़न अभी तक मैंने आपको बताया था क्या, कि ये इधर वाला जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, इसमें क्या था कि एक यहाँ पर नेफा हुआ करता था जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस या एजेंसी, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये आसाम कहलाता था। ठीक है, और इस आसाम के अंदर हमने अभी 19 देखा होगा, अभी हमने देखा था 1960 में 1 दिसंबर 1963 के अंदर हमने एक स्टेट यहाँ से काट के निकाला, दैट इज़ नागालैंड। नागालैंड को हमने 13वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है यहाँ पे बनाया, एक स्टेट हमने नागालैंड बना दिया था। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेट बनेंगे एक साथ, जिसमें से एक यहाँ पे बनेगा मेघालय। मेघालय जो है इसके अंदर 3 माउंटेन है और 3 ट्राइब है, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है ये 3 ट्राइब, ठीक है, और 3 क्या कहते हैं जनजातियों के आधार पे जो है ये राज्य बनाया गया है। इसके नीचे देखेंगे आप त्रिपुरा है, और नागालैंड के बिल्कुल बगल में मिल जाएगा आपको मणिपुर। अरे यार मिजोरम को भी तो रखना था साइड में, कोई नहीं, मैं मान लो कि ये वाला एरिया भी आपका मैं मणिपुर मान रहा हूँ। ठीक है, मणिपुर 3 स्टेट बने। ये 3 स्टेट क्यों बनाने पड़े पहले ये समझने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को समझना चाहते तो इससे 1 साल पहले चले। 1 साल पहले 1971 में आपको पता होगा एक बड़ी घटना हुई इंडिया के अंदर, और इंडिया के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी नहीं, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में ये इनको 23-24 साल लग गए, इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, इनसे एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, ये अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। कट्टरपंथी, वहां के भी लोग ये कट्टरपंथी की वजह से बर्बाद है। उनसे बेहतर तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान रहता है। मैं इतना नहीं कहता कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले तो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत तरीके से रहता है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहली बात तो हिंदुस्तान के मुसलमान होने की बात समझाए, मतलब होने की बात वो तो खैर है ही, लेकिन मतलब मैं कहता हूँ ना कि एक जो हमारी टैगलाइन है कि ये भारत के मुसलमान हैं। आप दुनिया भर के मुसलमानों के हिसाब से इंडिया के मुसलमानों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर उनको बुरा लगता है कि अजीब बात है यार। एक तो मैं ऑनेस्टी नहीं दिखाने की बात होती है मेरे ऊपर, अब मैं जो दिखा रहा हूँ तो फिर मुझ पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि हम ऑनेस्ट नहीं है। अब जब ऑनेस्टी दिखाते तो मैं ऐसे करते यार हैं। इस हिंदुस्तान के लिए पहली गोली सीने पे खाने वाला कौन, एक मुस्लिम। 1947 के अंदर आप देखेंगे अब्दुल हामिद जो थे वो मुस्लिम ही तो थे, हैं। वीर उस्मान जो थे वो क्या मुस्लिम ही तो थे। पहला मुसलमान जो शहीद हुआ, ऐसा नहीं है। व्हाट अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे आप? और जो दूसरों में एपीजे अब्दुल कलाम ज़्यादा ढूंढ रहे हैं ना, वो खुद में कितने विवेकानंद है ये भी बता दे जरा। ये भी तो ज़रूरी है या वो नहीं है ज़रूरी? मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील होता है, मतलब इतनी पॉलिटिकल साइंस की इतनी किताबें पढ़ी मैंने भी, काफ़ी कुछ एनालाइज किया, काफ़ी लोगों को सुना, इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी, दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग लोगों को पढ़ा, और रियलाइज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मतलब जैसे एक शायर का शेर है ना, आप उसको समझ के समझना कि मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल इस तरह से चलती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का यूं ही छूट जाएगा,
दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, क्योंकि अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मुझे लगता है यही इसी फीलिंग के साथ गांधी जी ने भी रोकने की कोशिश की होगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये दिल्ली गए, जामा मस्जिद के सड़कों पे खड़े होकर क्या बोल रहे थे? यही फीलिंग्स की बातें बोली होंगी उन्होंने यार। तो मैं इमेजिन नहीं कर पाता। 1971 बताओ, 1971-72 तक अभी इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना है। तब फाइनली आके इन्होंने डिसाइड किया कि काम करते हैं यार, पाकिस्तान में चुनाव करवाते हैं और चुनाव के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए चुनते हैं, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें चुनते हैं और देन उसके बाद काम होगा। उससे पहले ज़्यादातर देखेंगे आप वहाँ पे सेना, मिलिट्री का रूल चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कंप्लीट मिलिट्री रूल। पाकिस्तान डिसाइडेड कि हाँ वी विल पार्टिसिपेट, वी विल फाइट इलेक्शन, वी विल फाइट इलेक्शन, वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस 1971 के अंदर। अच्छा उससे पहले क्या था, उससे कुछ साल पहले क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे, ये वही हरकत कर रहे थे जिसका परिणाम अभी पता चलेगा आप लोगों को। ये दो पार्ट में, जब इंडिया जब वो हुआ था, जब मतलब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया गया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया गया था, एक ये वाला हिस्सा और एक जो है यहाँ से आपका जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, इसको कहते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा है, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसा? इस्लामिक स्टेट। भाषा कौन सी? उर्दू। और यहाँ के कौन है? मुस्लिम है, लेकिन उनकी भाषा क्या है? बंगाली। ये कॉन्सेप्ट अगर देश का मुसलमान समझ जाए ना, ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लेना, तो मैं कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा समस्याओं का अंत हो जाए। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट कि भैया कल्चर डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफी। जो संस्कृति होती है ना, वो भूगोल पे निर्भर करती है। आपके आसपास में जो चीज़ें मिलेंगी ना, उसी से ही आपका खान पान, पहनावा और आपका जो है जो जीवन जीवन की जो दैनिक दिनचर्या जो बनेगी, वो आपके आसपास की चीज़ों के हिसाब से बनेगी। कल्चर डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफी। आप एग्जाम्पल के लिए समझे एक बात को, ये कहते हैं कि भैया मुस्लिम जो है अपनी बेटियों को हिजाब पहनाते हैं, मुस्लिम जो है अपनी बेटियों को जो है आपका बुर्का पहनाते हैं, अपनी महिलाओं को। अब आप देखो इस्लाम पैदा कहाँ हुआ? इस्लाम पैदा ही सऊदी अरेबिया में हुआ। और सऊदी अरेबिया क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हिंदुस्तान के अंदर जो गर्मी होती है, तो नॉर्थ इंडिया में लड़कियां जो है वो जब निकलती है घर से बाहर, तो पर्दा करके निकलती हैं, टेंटिंग से बचने के लिए निकलती नहीं निकलती। आपने देखा होगा इस चीज़ को, स्कूटी पे कितनी लड़कियां जा रही होती है, अपना फेस जो कवर कर रखा होता है। तो फेस को कवर करने के लिए उन्होंने जो है अपनी महिलाओं को कहा था कि भाई बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, जिससे कि जो सूरज की किरणें जो है वो तुम्हारे फेस को प्रॉब्लम ना करे। आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई सऊदी अरबिया के लोग जो है मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो क्या खाए फिर? सऊदी अरबिया में इस्लाम जो पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ वहाँ पर डेजर्ट है, रेगिस्तान के अंदर गोभी पालक कहाँ से लेके आओगे? डेजर्ट के अंदर से आप जो है पालक वालक तो नहीं ला सकते, साग नहीं खरीद सकते ना आप। समझ रहे बात को? कहते हैं कि ये लोग अपने लोगों को जो है दफनाते हैं हमारे में। आप समझो ना कि संस्कृति कैसे बनती है। उसके एरिया में जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उसी के हिसाब से तो बनेगी संस्कृति। उनके पास है ही नहीं पेड़ पौधे, हमारे पास बहुत थे। हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है हमारे यहाँ पे। 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर और रेनफॉल दो ही चीज़ें तो चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जंगल हुआ करता था। नॉर्थ इंडिया के जंगल को हमने जो है 1000 BC के बाद, आयरन की खोज के बाद हमने काट दिया। नॉर्थ ईस्ट का हमने नहीं काटा, ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आज भी जंगल वाला इलाका। और ये पूरा का पूरा पहले क्या था, जंगल। हमारे पास लकड़ियों की कमी नहीं थी, तो लकड़ी की कमी नहीं थी तो हमने क्या किया, लाशों को जलाया। उनके पास लकड़ी नहीं है तो उन्होंने दफनाया। कल्चर डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफी। जो आपके आसपास में मिलेगा, जो आपके आसपास सामान मिलेगा, वही तो आपका कल्चर बनेगा। हमारे यहाँ पे देखो आप, जब पूजा होती है, यज्ञ होती है, तो पंचतंत्र में हमने क्या क्या चीज़ें डालते हैं। हम जितना घी डालते हैं उतना उनको मिलता भी नहीं है। मतलब
मतलब रियलिटी है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप देखो भाई, समझो इस बात को, ये कल्चर को इम्पोज कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़, वो सऊदी अरबिया का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान, वो बाय फेथ जो है वो मुसलमान है, लेकिन बाय कल्चर जो है वो अलग है और ये अलग है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला मुसलमान और तमिलनाडु में रहने वाला मुसलमान, उन दोनों के खान पान और पहनावे में फ़र्क होगा। जम्मू कश्मीर का मुसलमान पाशमीना शॉल में घूमता है, तमिलनाडु का मुसलमान पाशमीना शॉल में घूम पाएगा? वो 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जो है पाशमीना शॉल पहनेगा? समझ रहे हैं? जो तमिलनाडु के अंदर जो रहता है जो मुसलमान, उसको क्या चाहिए? उसको जो है पानी, उसको पानी चाहिए, उसे लिक्विड चाहिए, वो नारियल पानी पिएगा। लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान रहता है, वहाँ पे ठंडी है, वहाँ उसे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। समझ रहे हैं? कल्चर किस पर डिपेंड करता है? जियोग्राफी पे। ये बेवकूफ़ पॉलिटी का क्लास लिया नहीं था मेरे से, प्रॉब्लम ये है। अगर ले लिया होता मुझे लगता है कि पॉलिटी का क्लास अगर ले लिया होता समझ जा रहे हैं सब बातें। देखो, ये यहाँ वाले भी मुसलमान है और यहाँ वाले भी मुसलमान है तभी तो अलग हुए थे ना इंडिया से ये लोग। लेकिन इनका कल्चर अलग होगा, इनका अलग होगा, इनकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है। लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं हम इसे। इनकी लैंग्वेज अलग, इनकी लैंग्वेज अलग। और मैंने आपको बताया कि भाषा जो है किसी इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति बताता है। आप भाषा खत्म कर दो, इंसान खत्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई इंडिया के अंदर अभी तक जो है लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाया। हमारे यहाँ पे आर्टिकल 350B क्यों है? हमारे यहाँ पे आर्टिकल 350A क्यों है? आप देखिए प्राइमरी स्कूल के अंदर क्यों बताया जाता है कि भाई जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जो एजुकेशन दे, प्राइमरी एजुकेशन। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अपनी नॉलेज में इंसान जल्दी, अपनी लैंग्वेज में जल्दी समझता है। आप अपने घरों के अंदर जो है ज़्यादा कंफर्टेबल अपने रीजनल लैंग्वेज से होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी में होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये है। आप चले जाइए बिहार और यूपी के अंदर, गाँवों के अंदर, आप देखिए वहाँ के लोग अपनी भाषा के अंदर अभी भी दिल लगाव लेके बैठे। आप भी साउथ इंडिया के अंदर अभी भी, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल, जल्दी सीखते हैं वो लोग, और उन भाषा के आधार पर बता देंगे कि कौन सा गांव कहाँ पे क्या है। हिंदुस्तान वो धरती है जहाँ पर 4 कोस में पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड द कल्चर एंड जियोग्राफी। He could not understand the relationship between the culture and geography, and that's why the consequences will be what? I'm just going to tell about that. ईस्ट पाकिस्तान, इसने इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया कि हम तुम्हें पक्का मुसलमान बनाएंगे। कह रहे कैसे बनाओगे? तुम उर्दू भाषा बोलोगे। अरे भैया हम बंगाली बोलते हैं। अरे हम बोल रहे हैं उर्दू बोले। अरे भाषा है ये, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। भाषा को तैयार करने के लिए एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए होता है। हम इतना टाइम हो गया, हम आज तक नहीं क्या कहते जो है साउथ इंडिया वालों को हिंदी नहीं सिखा पाए, हम साउथ इंडिया वालों से जो है तमिल नहीं सीख पाए। समझ आ रही बात? लैंग्वेज है, इतनी जल्दी नहीं आता ये सब, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। उस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए। इन्होंने इनके ऊपर इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने तो इतना इम्पोज किया, ढाका के अंदर पता नहीं, आप देखेंगे 21 फरवरी है, ये पता नहीं क्या 12 फरवरी है, 21 फरवरी 1971 के अंदर इन लोगों ने ढाका के लड़कों के ऊपर गोलियां चलवा दी और बंदूक के नम पे लाखों लोगों को मारा गया। इसलिए देखेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो है, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होता है आपका, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे सेलिब्रेट ही आपका जो है शायद मेरे हिसाब से 21 फेब को होता है एवरी ईयर। इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था कि वहाँ के ढाका के जो लड़के मरे थे उनकी याद में हम जो इंटरनेशनल लैंग्वेज डे मनाते हैं हर साल, कि भाषा का सम्मान होना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द वे। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री का जो है यूज़ करके यहाँ पे लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। और जब जब एक्सप्लॉइटेशन होगी, जब जब सिचुएशन ओड आती है, तो ओड में आता है एक हीरो, लीडर, एंड दैट पर्सन इज शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, कहानी सुनाऊंगा इनकी, बहुत अच्छी है, आगे बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें, और इससे समझ में आएगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट कैसे बने। तो शायद हमारे पास स्टोरेज नहीं है, अगली क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में। यहीं से कहानी स्टार्ट करूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।